वर्ल्ड व्यू के इस अंक में पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है कि युद्ध विराम को शायद बचाया जा सके। हम इस बात पर नजर डालेंगे कि पश्चिम एशिया के युद्ध में जारी ये उतार चढ़ाव हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है। नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। आपके लिए ये प्रोग्राम मैं खूबसूरत मॉरिशस से लेकर आई हूं, जहां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित और मॉरिशस की मेजबानी में हो रहे इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई और खाड़ी देशों के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। 21 घंटे और कई दौर की बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी इस्लामाबाद से ये कहते हुए रवाना हो गए कि उन्होंने चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। यहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो कहा, ये सुनिए। हमारी ईरानियों के साथ कई महत्वपूर्ण दौर की बातचीत हुई। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, और मुझे लगता है कि ये खबर संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ईरान के लिए कहीं ज्यादा बुरी है। अपनी ओर से ईरानी अधिकारियों ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के साथ साथ परमाणु मुद्दों पर अमेरिका की मांगें पूरी तरह से अस्वीकार्य थीं। अब यहाँ हिंद महासागर सम्मेलन में स्पष्ट रूप से इस्लामाबाद की घटनाएं चर्चा के केंद्र में रहीं। यहाँ कई अधिकारियों का कहना है कि वे बारीकी से देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के उस युद्ध का उनके देशों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा जब वो युद्ध समाप्त होगा। याद रखिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा और व्यापार व निर्यात। शुरुआत में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बातें स्पष्ट ढंग से रखी। उन्होंने कहा, हम सभी संघर्ष को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य हालात में देखना चाहते हैं। हम नागरिकों, बुनियादी ढांचे और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। यह आवश्यक है कि सामुद्रिक वाहन सुरक्षित और निर्बाध रहें। यहाँ प्रासंगिक बिंदु ये है कि हम में से प्रत्येक ने इस संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को बहुत गहराई से महसूस किया है। जब ऊर्जा दुर्लभ और महंगी होती है तो इसका पूरे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब व्यापार बाधित होता है तो ये केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की आजीविका को प्रभावित करता है। जब उर्वरकों को प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है तो इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होते हैं। इस बार युद्ध और शांति वार्ता को देखते हुए ईरानी अधिकारी हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जिसमें वे पिछले कुछ वर्षों से शामिल होते रहे हैं। इसके बावजूद हमें वैचारिक मतभेद और तीखी बहस देखने को मिली, विशेष रूप से ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मंत्रियों के बीच। ओमान ने युद्ध शुरू करने के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री ने कहा कि इसके लिए शुरू से ही ईरान दोषी रहा है। ओमानी मंत्री, इस साल ईरान के खिलाफ युद्ध ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल होने से रोक दिया, और 28 फरवरी को इस युद्ध की दुखद शुरुआत के बाद से क्षेत्र में हिंसा बढ़ी है। इसका हमारे समुद्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसे कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते आने जाने में बाधा, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और एक ईरानी जहाज पर टॉर्पीडो हमले जैसी घटनाएं, जबकि वो भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जैसे एक सहयोगी समुद्री कार्यक्रम से लौट रहा था। यूएई मंत्री, यूएई उन जघन्य, अंधाधुंध और अकारण मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है जो ईरान ने मेरे देश और खाड़ी व अन्य अरब देशों में हमारे पड़ोसियों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से किए हैं। इसके अलावा हम ईरान के उन कृत्यों की निंदा करते हैं जिन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवाजाही को हिंसक रूप से रोका है। इससे उसकी आक्रामकता का प्रभाव खाड़ी से कहीं आगे चला गया है।
ये आर्थिक आतंकवाद के समान है जो ईरान दुनिया भर के उन लाखों नागरिकों पर थोप रहा है जो सस्ती ऊर्जा और भोजन के लिए इस जलडमरू मध्य पर निर्भर है। ये पश्चिम एशियाई देशों के मंत्री थे, लेकिन वहां दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री भी मौजूद थे और वे सभी देश पिछले 1.5 महीने से चल रहे इस जंग से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मैंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात करके उनकी सबसे बड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश की। हमें याद रखना चाहिए कि 2.5 करोड़ से अधिक दक्षिण एशियाई लोग पश्चिम एशिया में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वे सुरक्षा, नौकरियां और वहां से भेजे गए मुद्रा से सीधे प्रभावित होते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर कनेल ने उन कई प्रकार के दबावों के बारे में बात की जो उनका देश महसूस कर रहा है। लगभग 20 लाख नेपाली खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं और हमने इसका प्रभाव देखा है। भले ही हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं, हमने एक नेपाली नागरिक की जान गंवाई है, 27 घायल हुए हैं। दुनिया भर की तरह ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका नेपाली अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार पड़ेगी। बाहर से भेजे गए मुद्रा पर निर्भर अर्थव्यवस्था होने के नाते यदि संघर्ष लंबा खींचता है तो हमें और अधिक चिंता होती है। हमारी अपेक्षा रखते हैं कि ये युद्ध विराम दीर्घकालिक शांति में बदल जाए। सेशेल्स के विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे राडेगोंडे ने पर्यटन और विमानन उद्योगों के सामने आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की। हमारा पर्यटन 40% गिर गया है क्योंकि हम मध्य पूर्व की एयरलाइनों एतिहाद और कतर पर निर्भर थे, जो हमारे 40% पर्यटकों को लाती थी। जब उन्होंने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया तो इसने हम तुरंत प्रभावित हुए। हमें बहुत जल्दी खाद्य तेल की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, जिसे अक्सर शांति क्षेत्र माना जाता रहा है, श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी जहाज IRIS डैन को टॉर्पीडो से उड़ाना एक बड़ी घटना थी। ये पनडुब्बी चागोस द्वीप समूह, जहां डिएगो गार्सिया बेस है, से आई थी। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमने हिंद महासागर में कई वर्षों से ऐसी घटना नहीं देखी थी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा ना हो। मॉरिशस जैसे छोटा विकासशील देश वास्तव में ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से भी प्रभावित हुआ है। हम बस यही आशा करते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। इस बीच बंगाल की खाड़ी में दूर स्थित बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने मौजूदा स्थिति की तुलना 1970 के दशक के दोहरे तेल संकट से की। हमने अभी कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन ये और भी बुरा होगा। इस संकट का सामना करने का बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसके प्रभाव आने वाले वर्षों तक सुनाई पड़ेगा। 70 के दशक के दोहरे तेल संकट के कारण 1980 का दशक विकास के खोए हुए दशक के रूप में परिणत हो गया। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा हमें व्यक्तिगत रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। युद्ध से फैली व्यापक समस्याओं को देखते हुए वे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर भारत को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? इसके लिए मैं आपसे 5 बातों का जिक्र करूंगी। 1. तत्काल सहायता और ऊर्जा आपूर्ति। विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले ही क्षेत्र के कई देशों से तेल, डीजल और उर्वरक प्रदान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। 2. व्यापार और निवेश। अधिक आंतरिक क्षेत्रीय निवेश की आवश्यकता होगी क्योंकि चीन के लिए इन जरूरतों को पूरा करने की गुंजाइश अधिक है। 3. नेट सुरक्षा प्रदाता। भारत को सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी स्थिति को फिर से तैयार करना चाहिए और IRIS दाना जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए डिटरेंस पर काम करना चाहिए। 4. क्षेत्रीय समृद्धि। हिंद महासागर के पड़ोसी देशों के भीतर क्षेत्रीय यात्रा, खरीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे समृद्धि का विस्तार हो। 5. क्षेत्रीय तंत्र। जब बिम्स्टेक, BBIN और IORA मौजूद हैं, तो भारत और पाकिस्तान के लिए ये आवश्यक है कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की नई स्थिति के साथ उन्हें सार्क को पुनर्जीवित करने का काम करना चाहिए। वर्ल्ड व्यू में आज बस इतना ही। आप हमारी वेबसाइट www.thehindu.com पर अधिक कवरेज और साक्षात्कार पढ़ सकते हैं।
फिलहाल मैं सुहासिनी हैदर बहुत ही सुंदर और बहुत बरसात वाले मॉरिशस से विदा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।